हेलो गाइस। तो मैं अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस बार मैं कुछ नए तरीके आपको बताऊंगा इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके द्वारा आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेटर बना पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि किस तरीके से आप अगर सिर्फ पर डे 5 मीनिंग्स को लर्न कर सकते हैं तो कितने हद तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। और काफ़ी लोगों ने मेरे उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया और कमेंट में मुझे बताया भी कि मेरा तरीका उनको काफ़ी पसंद आ रहा है। तो इस वीडियो में अब मैं थोड़ा और कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के साथ मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊँ और बताऊँ। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हो और आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश को बेटर ढंग से हम कैसे सीख सकते हैं, तो मेरे सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप डे 1 का वीडियो ज़रूर देख लें, यानी कि पहले वीडियो को ज़रूर देख लें। तब आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी और थोड़ी सहायता भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ डिस्कशंस करना है, क्योंकि इस डिस्कशन के बिना ये जो आपको मैं समझाऊंगा ये सारा आई थिंक ठीक नहीं है। और इसको मैंने पहले इसलिए लिख के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और टाइम भी कम लगे और मैं आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। तो यहाँ पे हमें डिस्कशन क्या करना है। देखिए, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो कोई भाषा हो या कोई काम हो, जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, लगन नहीं है, आपको उसके प्रति एक आपके अंदर आग नहीं जल रही है या आपके अंदर वो भावना नहीं है कि आप सीखना चाहते हैं। देखिए, हम पूरे दिन में अपने इस टाइम में क्या करते हैं। 24 घंटे का टाइम होता है हमारे पास। अगर हम ये मान लें कि हम 6 से 7 घंटे सो जाते हैं, तब भी लगभग हमारे पास 15-16 घंटे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक बार भी सोचा कि पूरे दिन के 24 घंटे में आप खुद के लिए कितना टाइम जीते हैं? अक्सर आपने देखा होगा जो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पे क्योंकि प्रेशर होता है स्कूल कॉलेजेस का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, तो हो सकता है कुछ घंटे आप बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कहता कि मैं कि हर कोई अपना टाइम बर्बाद करता है या फिर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। लेकिन क्या आप कभी सोचते हो कि जितने घंटे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई के हिसाब से क्या आपको उसका रिजल्ट मिल पा रहा है? क्या आप उतने कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं कि चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अगर आपसे कोई सवाल कर ले या आपसे कुछ पूछ बैठे तो आप उसे कॉन्फिडेंट होकर बता पाएँ? तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि आपके अंदर कोई हेजिटेशन ना हो, किसी तरीके का आपके अंदर कन्फ्यूज़न ना हो, तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए मुझे आपसे चाहिए सिर्फ आपका 1 घंटा। अब 24 घंटे में कम से कम एक नई भाषा को सीखने के लिए 1 घंटा तो दे ही सकते हैं और ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाएगा, एक परिवर्तन लाएगा। आज हमारे सामने जो है वो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी असफल हैं। असमय ही हमारा जो आत्मविश्वास है वो टूट जाता है। हम अच्छे-अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं और कुछ बन नहीं पा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, मैंने जैसी ज़िंदगी जी है वो मैं ही जानता हूँ और किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया और इंग्लिश में यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बता दूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बुक्स नहीं थी, इवन मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मुझे इंग्लिश में कोई बताने वाला नहीं था। आज आपके पास एक सोर्स ऑफ नॉलेज इंटरनेट के रूप में चारों तरफ है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपने मेहनत और लगन के साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया और आज आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में किए इंग्लिश को सीखने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं, इन चीज़ों को सीखें और जानें, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। साथ ही जो है मेरे द्वारा बताई हुई बातों को दिमाग में रखिए और उन चीज़ों को दिमाग में रखकर अगर आप इस भाषा को सीखना चाहेंगे तो काफ़ी जल्द आप इस भाषा को सीखना शुरू कर देंगे। अब देखिए, होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप इंटरमीडिएट पास हैं या फिर आप 10th पास हैं, लेकिन आप स्किल्ड नहीं हैं। स्किल्ड का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आपने सीखा वो स्किल्स आपने अच्छे से नहीं सीखी, यानी आपने पढ़ाई की है लेकिन अच्छे से नहीं की है, आपने कोई काम सीखा है तो अच्छे से नहीं किया है, तो आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एक वक्त था जब मुझसे मेरे क्लासमेट ने पूछा था कि तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया था। हो सकता है शायद कहीं वो घूमते घामते मेरा ये वीडियो देख ले और वो अपनी उस बात को याद करे। तो उसने मुझसे सवाल किया था कि तुम अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? तो मैंने उसको जवाब दिया था कि मेरी दृष्टि में या मेरी नज़र में या मेरे व्यू में
मुझे ये लगता है कि लोग 3 तरीके से पढ़ाई करते हैं। पहली वो कि वो दिखावा करना चाहते हैं कि देखिए हम पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं किसी लड़के की या लड़की की शादी होने वाली है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पूछते हैं कि भाई लड़का कितना पढ़ा हुआ है या लड़की कितनी पढ़ी हुई है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो उस दिन मेरे और उसके बीच में डिस्कशन हुई थी। ठीक है, तो हम ये दिखाने के लिए कि हाँ लड़का या लड़की इतनी पढ़ी हुई है, लेकिन क्या कभी भी शादी के बाद हम उन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करते हैं या शादी से पहले सर्टिफिकेट्स चेक करते हैं कि आपने कितना पढ़ा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि सर्टिफिकेट कभी भी इस चीज़ के गवाह नहीं होते हैं या इस चीज़ का सबूत नहीं है कि आपका बौद्धिक स्तर ऊंचा है। आपका बौद्धिक स्तर तभी ऊंचा हो सकता है जब आपने शिक्षा को सही से समझा होगा, उस चीज़ को सही से सीखा होगा। तो मैंने पहला उसको जवाब ये दिया कि कुछ लोग दिखाने के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं। दूसरा मेरा जो जवाब था वो ये था कि कुछ लोग जो हैं वो एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में नौकरी करनी है, कुछ अच्छी पदवियां हासिल करनी है या कुछ अच्छी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ अपने अच्छी जॉब्स करना चाहते हैं। लेकिन मैंने उसको बोला था क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से संबंधित हूँ और मेरे पास इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ या मेरी कोई मदद कर दे। लेकिन मैं शिक्षा को इस तरीके से सीखना चाहता हूँ, एजुकेशन को ऐसे अपने ब्रेन में रखना चाहता हूँ जिससे मैं दिखावा ना करूँ, जिससे मैं नौकरी भले ही हासिल ना कर पाऊँ, जिससे मैं एक अच्छे परिवार में जाके शादी विवाह भले ही ना कर पाऊँ, लेकिन उस एजुकेशन का, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके मैं ज़िंदगी में कुछ पैसा कमा सकूँ, कुछ लोगों के बीच में मैं अपने आप को ज़िंदा रख सकूँ, कुछ लोगों के बीच में नाम कमा सकूं। और यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन की उस सोच के साथ जब मैं यहाँ चला तो आज मेरे पास वो हर चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी। लोगों के बीच एक नाम कमाया, पैसा भी कुल मिला के ठीक कमाया, साथ ही कुछ लोगों के बीच में अपने एजुकेशनल टैलेंट के बदौलत अच्छी अच्छी जगहों पर मैंने अपनी पकड़ और पहुँच बनाई। तो अगर आप भी एजुकेशन को सीरियसली लेना चाहते हैं और एजुकेशन को सीरियस तौर से सीखेंगे, आत्मज्ञान के लिए पढ़िए। इसलिए मत पढ़िए कि आपको दिखावा करना है या आपको अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेके घूमने हैं। अगर पढ़ना ही है तो ऐसे पढ़िए कि अगर आपको लोग देखें तो वो ये कहें कि हाँ आपने एजुकेशन ली है, आप इंटरमीडिएट पास है, आपने हाई स्कूल किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। आज हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि जब कभी भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाते हैं, क्या आप एक छोटे से फॉर्म को बिना किसी की मदद से भर पाते हैं? क्या आप एक छोटे से फॉर्म को फिल करते टाइम ये कॉन्फिडेंट होते हैं या ये कॉन्फिडेंस के साथ उस फॉर्म को भर पाते हैं कि मैं इस फॉर्म को भर लूँगा? अक्सर मैंने देखा बहुत सारे लोग चेक तक नहीं भर पाते हैं, यहाँ तक कि चेक के अंदर मात्र और मात्र 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना होता है कि ये चेक किसके नाम पे है, दूसरे में आपको शब्दों में अपना अमाउंट लिखना होता है और तीसरे में अंकों में अपना अमाउंट लिखना होता है। वो 3 चीज़ें भी नहीं भर पाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो बोलते हैं भाई मैंने कभी चेक नहीं भरी, मुझे चेक भरना नहीं आता है। तो यकीन मानिए ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। दूसरी चीज़, हम हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहने की कोशिश करते हैं, कभी कोशिश नहीं करते हैं कि हम खुद सेल्फ डिपेंड बने और उन कामों को खुद करें जो हम दूसरों से करवाते हैं। अगर आप उस काम को कर पाएंगे तो आप अपने बच्चे को तो उस चीज़ को आप अपने बच्चे को सिखा पाएंगे, अपने भाई बहनों को सिखा पाएंगे और आप दूसरों को भी बता पाएंगे। इससे आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और ख़ुद की भी मदद कर सकते हैं। जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपके बच्चे, आपके बहन भाई कभी नहीं बदलेंगे। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए इस डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करूँगा। अब बात करूँगा मैं इस टास्क की जिससे आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए है, मुझे चाहिए आपके 60 मिनट। इस 60 मिनट में आपको मैं सिखाऊंगा इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। आई थिंक ये 4 टास्क अगर आप 1 घंटे रोज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन किस तरीके से करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा और आपको उसको फॉलो करना है हर दिन, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए। आप स्टूडेंट हैं, आप एक आम इंसान हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप स्किल्ड बनना चाहते हैं, आप कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कल से इस सोच के साथ कि मुझे खुद को बदलना है, 1 घंटे का टाइम देना खुद को शुरू करें। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक छोटा सा परिवर्तन आप अपने अंदर कर सकते हैं। अगर आपको सुबह 6 या 7 बजे उठने की आदत है
तो मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के देखिए, और 5 बजे उठने के बाद जो है आप कुछ भी कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे 1 घंटा मांग रहा हूँ आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, आपकी इंग्लिश को बदलने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। तो आपको उस 60 मिनट्स को यानी 1 घंटे को जो है वो 4 हिस्सों में बांट देना है। पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए इंग्लिश की रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीडिंग करना है हमें। 15 मिनट के लिए हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। अब देखिए इंग्लिश को पढ़ना कैसे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। इस तरीके से अगर आप रीडिंग करते हो तो आप यकीन मानिए आपकी इंग्लिश की बहुत सारी कमियां और बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ने आया करते थे या जो भी मुझसे सजेशन लेने आया करता था, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ को फॉलो करके इन चीज़ों को सीखा है, और ये बेस्ट वे था मेरी लाइफ में इंग्लिश को सीखने का, जिसे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, बिलीव मी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आप 15 मिनट के लिए रीडिंग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, जैसे नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस, गॉड विलिंग द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ लिखा हुआ हर शब्द आप सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ हर शब्द आप सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़, क्या आपको यहाँ लिखे हुए हर वर्ड का हिंदी में मीनिंग आता है या नहीं। अगर आपको उसका हिंदी मीनिंग नहीं आता है तो वो हिंदी मीनिंग आप ज़रूर सीख लें, उसको आप डिक्शनरी में जाके चेक कर लें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इससे क्या होगा, आप पढ़ने के साथ साथ हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना या फिर ट्रांसलेट करना भी सीखते चले जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है नाउ वी आर। अब अगर हम यहाँ पे कॉमा जो लगा रखा है, इस कॉमा का फ़र्क भूल जाए, इस कॉमा को अगर हम याद ना रखें तो हो सकता है नाउ वर पढ़ लें, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नाउ वी आर रियली। अब हमने यहाँ पे रियली पढ़ा तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियली का मीनिंग यहाँ पे क्या है। गोइंग टू गेट सम वाटर। अब गोइंग मीन्स क्या है, टू गेट मीन्स क्या है, सम मीन्स क्या है, वाटर मीन्स क्या है, एंड वुमेन मीन्स क्या है। तो अगर आप एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आई थिंक पूरे सेंटेंस के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि 1 या 2 मीनिंग होंगे जिनका हिंदी नहीं पता होगा। अब होता क्या है कि अगर आपको इनमें से किसी एक भी वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो आप इस सेंटेंस को हिंदी नहीं कर पाते हैं। मोस्टली जब मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप इंग्लिश को हिंदी कर लेते हैं या हिंदी का इंग्लिश कर लेते हैं, तो अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि देखो मैं ग्रामर तो मुझे आता है, रीडर भी मैं पढ़ लेता हूँ, यानी रीडिंग भी मुझे आती है, लेकिन मैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो इसको करना कैसे है, आप पर डे का एक गोल सेट करेंगे 15 मिनट का रीडिंग का, और उसमें आप एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस, 4 सेंटेंस, एक लाइन जो भी चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन किसके साथ, उस सेंटेंस की, उस पैराग्राफ की आपको हिंदी करनी होगी। दूसरा, उसके हर मीनिंग को आपको हिंदी में जानना होगा। तीसरा, आपको हर वो मीनिंग जो आप पढ़ रहे हो, हर वो वर्ड जो पढ़ रहे हो, उस वर्ड को सही से उच्चारित करना और उसको सही से पढ़ना सीखना होगा। तो उसके बाद अब जैसे मैं बता रहा हूँ नाउ वी आर, अब हम रियली वास्तव में या सच में गोइंग टू गेट मतलब पाना या प्राप्त होना, सम वाटर। अब यहाँ देखिए मीनिंग्स में क्या होता है, आप हिंदी क्यों नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह यह है कि अगर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी प्रदेश में रह रहे हैं और उस प्रदेश की जो प्रादेशिक भाषा है यानी उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, अगर वो आपको सही से नहीं आती है, यानी उसके सभी मीनिंग्स, जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, तो वो हर मीनिंग आपको याद होना चाहिए, तभी आप सही रूप से हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे महिला ने क्या कहा, अब हम वास्तव में
उतना पानी प्राप्त करने जा रहे हैं या उतना जल हमें प्राप्त होने वाला है, ये हम मान के चलते हैं। द वोमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, औरत या महिला जो कि प्रिपेयरिंग मीन्स क्या था, बना रही थी। अब देखिए क्या होता है, प्रिपेयरिंग का अगर हम मीनिंग लें यहाँ पे तो मोस्टली हम लोग कुकिंग लगाते हैं, तो कुकिंग कहना मतलब खाना बनाना, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, खाना बनाना या खाना परोसना रात का। रिप्लाइड मतलब उसने उत्तर दिया, आंसर दिया। तो अभी देखिए क्या होता है कि आंसर मीन्स भी उत्तर देना होता है और रिप्लाइड मीन्स भी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिप्लाइड मीन्स आंसर है या रिप्लाइड मीन्स जवाब देना है या आंसर मीन्स, मीनिंग दोनों का हिंदी में, लेकिन यूजेस अलग हैं। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। फिर उसके बाद यस गॉड विलिंग, हाँ यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो या ईश्वर ने चाहा तो हमें उतना पानी प्राप्त हो जाएगा जितनी हमें आशा है। ये जो मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं ये क्लास 10th की बुक से लिए हैं, उस चैप्टर में ये ए लेटर टू गॉड नाम का चैप्टर है, उससे लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब देखिए ओल्डर मीन्स क्या होता है, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, ठीक है। ओल्डर मतलब उससे भी ज्यादा पुराना। तो अगर हम यहाँ पे इसकी मीनिंग को पुराना लगा लेंगे तो बॉयज क्या लड़का पुराना होता है, नहीं, यहाँ पे मतलब है वो लड़का जो बड़ा था या वो लड़के जो बड़े थे वो क्या कर रहे थे, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में, ठीक। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, कई बार क्या कहते हैं कि हमारा फोन जो है वो वर्किंग करना छोड़ गया या हमारा चार्जर वर्किंग करना छोड़ गया, ठीक है। तो वर्किंग के कई और भी मीनिंग हो सकते हैं। फील्ड, अब जैसे हम फील्ड ले लें तो फील्ड का मीन्स क्या होता है, जिस जगह हम खेल रहे होते हैं यानी प्लेग्राउंड, हम उसे भी फील्ड कहते हैं। हम एक सादा खुले मैदान को भी फील्ड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम खेतों को भी फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ पढ़ा कि फील्ड मीन्स क्या होता है, खेलने का मैदान, या आपने पढ़ा कि फील्ड मीन्स क्या होता है, खेत, तो इस तरीके से आपको सिर्फ वही पता होगा जो आपने पढ़ रखा होगा। और यही कारण है कि हम हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अगली बार आप क्या करेंगे, इस चीज को करेंगे। अब रीडिंग में एक और काम क्या करना है, आजकल हमारे यूपी बोर्ड में जो बुक्स आ रही हैं उसमें आपके पैराग्राफ के नीचे हिंदी भी दी हुई होती है। तो आप एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और उस सेंटेंस के नीचे उसकी हिंदी लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। और यही टास्क आपको क्लास 9th 10th 11th 10th 12th जिस क्लास में भी हैं आप अभी से शुरू कर दीजिए। और शुरू करने के बाद ये टास्क को सिर्फ 1 आवर करना है, उसमें भी 1 आवर में सिर्फ 15 मिनट करना है, यानी 15 मिनट ही करना है। और इसको आपको 1 महीने तक करना है। और उसके बाद अगर इंप्रूवमेंट ना हो तो आप मुझसे कहना। तो ये तो बात हो गई रीडिंग की, और किस तरीके से रीडिंग करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है या ना आए तो आप मुझे कमेंट करके आगे पूछ सकते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, अगले जो 15 मिनट्स यानी 15 मिनट हमें स्पेंड करने हैं वो राइटिंग में करने हैं। अब देखिए राइटिंग क्यों करनी है, राइटिंग करने का सबसे मेन जो रीज़न है, पहली चीज़, आप कितने भी होशियार सही, कितने भी इंटेलिजेंट सही, कितने भी ब्रिलियंट सही, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, यानी लिखने का जो तौर तरीका है वो बेहतर नहीं है और आप अच्छी राइटिंग में नहीं लिखते हैं, तो एग्जामिनर कभी भी आपके उस स्किल्स को सही नहीं समझेगा। यानी आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। तो एक तो मसला ये है कि आपकी राइटिंग अच्छी होने पर आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी, साथ ही अच्छी राइटिंग को हर कोई पसंद करता है। यहाँ पे एक चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राइटिंग में हम कहते हैं मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है ये, या मैं राइटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस शब्द को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। जो चीज़ें हम लिखते हैं वो राइटिंग होती है, लेकिन जिस चीज़ को लिख रहे हैं और हमें जो दिख रहा है तो वो हमारा हैंड राइटिंग होता है। क्या होता है, हैंड राइटिंग। तो हम कहेंगे हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ना कि सिर्फ राइटिंग बोलेंगे, हम बोलेंगे हैंड राइटिंग। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये तो बात हो गई राइटिंग की, लेकिन राइटिंग के और भी फायदे हैं। वो क्या फायदे हैं, देखिए जब आप राइटिंग करेंगे तो इंग्लिश के जो वर्ड है वो बार बार आपकी आंखों के सामने से होके गुजरेंगे। इससे होगा क्या, आपको वो शब्द दिखाई देंगे, वो वर्ड्स दिखाई देंगे जिनकी मीनिंग्स आपको हिंदी में नहीं आती है। तो ऐसा कोई भी शब्द आपके सामने पड़े, उस शब्द को तुरंत ही जो है आप
डिक्शनरी में जाके देख ले, और पर डे अगर आप एक शब्द भी नया सीख पाएंगे, देखिए सीखने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि ज़िंदगी में अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, आप टैलेंटेड बनना चाहते हैं, दूसरों से बेस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता देता हूँ यहाँ पे। ये टिप अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप दूसरों से कई गुना बेहतर अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं। तो वो क्या है, जब भी आप सोने जाएं तो सोने से पहले चाहे एक वर्ड सीख लीजिए, चाहे आप एक सेंटेंस सीख लीजिए, लेकिन कम से कम हर दिन कुछ नया ज़रूर सीख लीजिए। और वो जब नया आप सीखना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए, जब आप स्कूल से निकल के, कॉलेज से निकल के किसी भी फील्ड में जाएंगे तो दूसरों की तुलना में आपके पास कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस, तजर्बा और टैलेंट होगा। अगर बिलीव ना हो तो कल शाम को सोने से पहले आप एक वर्ड सीखने की कोशिश करना, और उस एक वर्ड को पर डे सीखने की आदत बना लेना, और उसके बाद अपने अंदर एक महीने के अंदर जो आपको बदलाव महसूस हो, उस बदलाव के चलते उस चीज़ को कंटिन्यूअसली कर लेना। तो ये बात हो गई हमारी राइटिंग की, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, हमें लिसनिंग करनी है। अब लिसनिंग क्यों करनी है, देखिए हमने कई बार देखा होगा कि हमारे घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहला जो वर्ड बोलता है वो माँ बोलता है, या कोई भी वो वर्ड जो हमारी रीजनल लैंग्वेज में हम वहाँ पे बोल रहे होते हैं, वही वर्ड को सबसे पहले बोलता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है कि एक हिंदी प्रदेश का बच्चा पहली बार में अंग्रेजी शब्द का उच्चारण करता हो अपने मुख से? ऐसा कभी नहीं होगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉन है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम शिवम है या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, या मोहित है या प्रेम है। उसके घर पे तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक बंदा जो है, एक व्यक्ति जो है जिसका नाम मोहित है और एक का नाम जो है वो जॉन है। तो मान लीजिए कि मोहित ने क्या किया, जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने बच्चे को जॉन को दे दिया, और जो जॉन के घर में बच्चा पैदा हुआ उसने उसको मोहित को दे दिया। अब जब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे तो आप खुद मुझे जवाब दीजिए कि जो मोहित का बच्चा है जो कि एक अंग्रेज के घर में पल रहा है, वो पहला शब्द क्या बोलेगा। और प्लीज़ वो शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे ये भी पता चल पाएगा कि आपने मेरी बताई हुई चीज़ को कितना सुना और कितना समझा। अब दूसरी तरफ जो जॉन का बच्चा है जो मोहित के घर में पल रहा है, जब वो बड़ा होगा तो आप बताइए कि वो शब्द क्या बोलेगा और वो पहला शब्द क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लिसनिंग का क्या फ़र्क, क्या इम्पैक्ट या क्या असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। तो आपको अब ये लिसनिंग कैसे करनी है ये भी जान लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको इंग्लिश स्पीक करके सुना सके, तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आप यूट्यूब पे जाएं और आप यूट्यूब पे डालना है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप ये सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उनमें से वो वीडियोस आपको उठाने हैं जो किसी प्रकार के कार्टूनिस्ट द्वारा बनाए गए हैं, यानी कार्टून्स का इस्तेमाल करके छोटे छोटे सेंटेंसेस के द्वारा पे वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं या एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, उनके उस डिस्कशन को सुनना है। अगर आपका लेवल थोड़ा एडवांस है तो एडवांस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं कि आप न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स भी है जो कॉमेडी बनाते हैं या कुछ अपने वीडियो शूट करके डालते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इससे आपका क्या है, लिसनिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो 15 मिनट के लिए आपको लिसनिंग करनी है। अब इसके बाद बात आती है स्पीकिंग की। अब देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि यहाँ हम रीडिंग करते टाइम, राइटिंग करते टाइम और लिसनिंग करते टाइम इसमें हमें कहीं पे शाय फील नहीं होता, हमें कहीं पे शर्मिंदगी नहीं होती है, हमें किसी तरीके का दुख और परेशानी महसूस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम इनकमिंग ले रहे होते हैं। इनकमिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ पे चीज़ों को अपने अंदर ले रहे होते हैं और ख़ुद में अकेले कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमें बोलना है तो बोलने के लिए कोई सुनने वाला भी होना चाहिए जो ये वेरीफाई कर पाए कि जो आपने बोला वो सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, या आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप क्या बोल पा रहे हैं, क्या नहीं बोल पा रहे। तो सबसे जो बड़ा डर हमारे अंदर है वो स्पीकिंग का है। हम एक वर्ड भी बोलना पसंद नहीं करते हैं इंग्लिश के अंदर। आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ
कि अगर आप खुद के यहाँ दिल पे हाथ रख के ये पूछिए खुद से कि आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, आपने हाई स्कूल कर रखा है, आप ग्रेजुएट हो रखे हैं, इवन आप पीजी हो रखे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है आपने, और आपकी मार्कशीट पे इंग्लिश के दो दो सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, फिर भी क्या आप 10 सेंटेंसेस भी कंटिन्यू किसी से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं? आई थिंक आप इस सवाल का जवाब खुद देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर आप अपने आप को बताइए कि क्या फ़ायदा ऐसी मार्कशीट का, क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जिसमें हम थोड़ा सा भी खुद को साबित नहीं कर सकते हैं। किसी जगह पे पहुंचने पर हम उसी गिल्ट को फील करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और वो गिल्ट क्यों होती है हमारे अंदर? क्योंकि हमने कभी खुद को टाइम नहीं दिया। हम यार दोस्तों को टाइम देते हैं, फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को टाइम देते हैं, दुनिया के लोगों को टाइम देते हैं, लेकिन कभी खुद को टाइम नहीं दिया। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपना मूड होते हैं, ना कि जाके दूसरों का मूड होते हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपना घर साफ करते हैं, ना कि पड़ोसी का घर साफ करते हैं। सुबह उठने पर हम सबसे पहले अपने घर की चीज़ों को ठीक ढंग से व्यवस्थित करते हैं, अपने बिस्तर को उठाते हैं, अपने घर की अन्य चीज़ों को देखते हैं, ना कि हम दूसरों के। लेकिन जहाँ खुद को बदलने की बात आती है, खुद कुछ सीखने की बात आती है, तो हम दूसरों के पास ही चले जाते हैं। खुद के लिए कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है दूसरों के लिए। और वही जब टाइम निकल जाता है तो वही दूसरे हमारा मजाक बनाते हैं और हम उस मजाक के पात्र होते हैं और वो हमारी मजाक बनाते चले जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको स्पीकिंग करनी है। अब ये स्पीकिंग के लिए इजीली आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि स्पीकिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बट अगर आप मेहनत और लगन के साथ उसे करेंगे तभी वो इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, कई छोटे छोटे शॉर्ट्स और वीडियो में दिखाते हैं कि अगर आप इम्पॉसिबल को अलग कर दें तो आई एम पॉसिबल होता है। मानता हूँ आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। हर दूसरा बंदा ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहा है और हम देखते जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? कभी ये सोचा? तो अभी हम इसी चीज़ को जानेंगे कि स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्पीकिंग का सबसे बेसिक फंडा क्या है कि अगर आप बहुत हाई लेवल पे स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो शुरुआत तो करिए, पहला सेंटेंस तो अपने मुंह से बोलिए, बिल्कुल बोल पाएंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो टेंस के अंदर जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ मिलता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब और एक्शन को यूज करना है शुरुआती दौर में इंग्लिश को बोलने के लिए, इस टास्क को करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है प्लस HB यानी कि हेल्पिंग वर्ब है और प्लस एक्शन है। क्या है? एक्शन है। एक्शन बोलेंगे तो एक्शन का मतलब है वो काम जो हम कर रहे हैं उसके बारे में बताना। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे काम करने वाला कौन है? मैं हूँ। सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ। तो आई लगाएंगे और आई के साथ हम यहाँ पे एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम। आई एम। अब एक्शन क्या कर रहा हूँ? शूट कर रहा हूँ। किस चीज़ को? वीडियो को। तो हम क्या कहेंगे? आई एम शूटिंग वीडियो। अब वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। अब क्या समय हो रहा है? रात का। आई एम टीचिंग इन नाइट, सॉरी आई एम टीचिंग एट नाइट। अब इस तरीके से आई एम हंग्री, आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, ही इज रीडिंग, ही इज गोइंग, ही इज कमिंग, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इतने कितने ही सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और कितनी ही चीज़ों को ऐसे बोल सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ इतना छोटा फॉर्मूला है। तो अभी हम यहाँ स्पीकिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के बारे में सीख रहे हैं, इंग्लिश को बेहतर करने के बारे में सीख रहे हैं। स्पीकिंग की बात हम आने वाले फ्यूचर में वीडियोस में करेंगे। यहाँ पे हम ग्रामेटिकल रूल्स को सीखेंगे, यहाँ पे हम इंग्लिश की रीडिंग को सीखेंगे, इंग्लिश की राइटिंग को सीखेंगे और इंग्लिश के स्किल्स को बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के लिए काफ़ी रहा होगा। तो अगर आगे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं भी उसमें भी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं यहाँ पे
अपने हर वीडियो के एंड में आपको ये बता दूंगा कि अगले वीडियो में मैं क्या लेके आने वाला हूँ, और उसके लिए मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ और पूरी मेहनत और लगन के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से सीख सकें। तो अगले वीडियो में मैं आपको ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बेसिक लेवल से लेके चलूँगा कि ग्रामर्स को किस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो आपकी ग्रामर हमेशा ही बेटर रहेगी। साथ ही ग्रामेटिकल रूल्स में कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो आपने कभी शायद हो सकता है उन पर ध्यान ना दिया हो। लेकिन इस टास्क को करने के लिए अगर आप खुद को स्किल्ड बनाना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के मुताबिक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको करके देखिए, और अगर आपने ज़रा सा भी थोड़ा सा भी परिवर्तन आएगा तो शायद मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को जानेंगे कि ग्रामर्स को हम किस तरीके से स्टडी करें और ग्रामेटिकल रूल्स को हम कैसे पढ़ें ताकि वो वन टाइम में हमें याद हो सके। और अगर आपको किसी खास टॉपिक या सब्जेक्ट में इंग्लिश में डिफ़िकल्टी आती है ग्रामर में, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, आपके टेंस बनाना हो गया, या आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच हो गया। तो इस तरीके से अगर कहीं पे भी आपको कोई परेशानी है तो आप उसको यहाँ पे मुझे मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद में सीरीज़ बाय सीरीज़ करके उसका एक वीडियो आपको डिटेल तरीके से बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और अपने साथ में पढ़ने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।